नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम पार्ट 1 की जो हमारी किताब है पलाश, इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक दिया गया है बड़े भाई साहब, जो कि एक कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखित। तो प्रेमचंद से तो हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद जी का जो लिखान है, उन्होंने उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों के अनुसार उनकी कहानियाँ उपन्यास लिखी है। और उनके साहित्य को पढ़ने के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि साहित्य ये समाज का आईना होता है, क्योंकि उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी वो हमें उनके उपन्यास में, उनकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देती है। और हमेशा से उन्होंने जो गरीब वर्ग है, जमींदार वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उन्हीं के ऊपर लिखने का प्रयत्न किया है। तो ये उसी प्रकार से बड़े भाई साहब, ये जो कहानी है ये एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। और इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि ये जो कहानी है इसमें इसका जो शीर्षक है बड़े भाई साहब, तो ये शीर्षक ही अपने आप में बड़ा सार्थक है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो खुद भी बड़े भाई साहब ही है, जो कि पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। खासियत ये है कि जो बड़े भाई साहब है ये अपने से 5 साल छोटे भाई के हॉस्टल में रह रहे हैं। मतलब एक कहानी का अगर हम सोचें कि शीर्षक बड़े भाई साहब क्यों पड़ा, तो इनका जो छोटा भाई जो कि उम्र में इनसे 5 साल छोटा है, उसके साथ ये दोनों एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। केवल ये उम्र से ही उससे 5 साल बड़े हैं। और कहानी के जब प्रारंभ में हम देखते हैं तो तभी से जो छोटा भाई है बड़े भाई साहब का, वो इनसे 3 कक्षा आगे है। लेकिन जो बड़े भाई साहब है वो बहुत ही अध्ययनशील है। बहुत ही अध्ययनशील होने के साथ साथ हमेशा वो पढ़ाई में तल्लीन रहते हैं। और उनका विश्वास है कि अगर मान लो दिमाग को आराम देना हो तो वो दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी क्या करते रहते हैं, अर्थहीन मीनिंगलेस बातों को लिखते रहते हैं, या फिर कॉपी पे कुछ ऐसे उटपटांग चित्र बनाते रहते हैं, या कुछ ऐसे वाक्य लिखते रहते हैं कि जिनका कि कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात उनका ये मानना है कि अगर मान लो पढ़ाई को मजबूत करना है, पढ़ाई के बारे में ऐसा मानते हैं कि हमें अगर अध्ययनशील रहना है और ज्ञानार्जन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नींव मजबूत करें। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर मान लो इमारत बनाई जाती है और इमारत की नींव मजबूत न हो तो बिल्डिंग ढहने में समय नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो हमें अपना अध्ययन, हमें अपना ज्ञान मजबूती से बनाए रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ही कक्षा को 2-2, 3-3 साल पढ़ते रहें। और पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए भी हम जब 2-2, 3-3 साल लगाएंगे तो वही हमारे लिए उचित है, योग्य है, ऐसा बड़े भाई साहब का मानना है। और पढ़ते तो बहुत है बड़े भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल तल्लीन होकर तन मन से पढ़ते रहते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा फेल का ही आता है। और बड़े भाई साहब जो है वो अपना कर्तव्य का जो पालन है वो भी बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं। अर्थात जो एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई के प्रति कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, उसको सुधारने की भावना होना चाहिए, उसमें बड़े भाई साहब कहीं भी पीछे नहीं है। वो अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, और समझते ही नहीं है बल्कि उसे बखूबी निभाते भी हैं। उनका जो छोटा भाई है उसका वो समय समय पे मार्गदर्शन तो करते ही हैं, और साथ ही उसको वो हर मौके पर, हर समय पर मार्गदर्शन करना अपनी नैतिक जवाबदारी भी समझते हैं। इसलिए वे अपनी बाल मन की जो इच्छाएं हैं उनको दबा देते हैं। कहने का मतलब क्या कि छोटा भाई गेम खेलता है, खेल खेलता है, बड़े भाई साहब की भी इच्छा होती है खेल खेलने की, लेकिन छोटे भाई के सामने मुझे अपना आदर्श रखना है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी बाल मन की इच्छाओं को दबाते हैं। अर्थात जो खेल खेलने का उनका मन करता है उसको वो दबा देते हैं और हर समय पढ़ते रहते हैं। खेलने की इच्छा हो भी रही है, कहने का मतलब कि किताब रखे रहते हैं और दिमाग से इधर उधर वो घूमते रहते हैं, ताकि मैं अगर किताब रखा हूँ, पढ़ रहा हूँ, दिमाग तो इधर उधर जा रहा है, जैसा कि हमने पहले कहा कि चित्र बना रहे हैं, मीनिंगलेस वाक्य लिख रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि छोटा भाई मेरा अनुकरण कर रहा है।
तो लेखक ने यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है कि बड़ा भाई उम्र, अनुभव और कक्षा में बड़ा है, इसलिए वह छोटे को समझाना, बताना, डांटना, उपदेश देना अपना परम कर्तव्य समझ रहा है या कि अपना अधिकार समझता है। छोटे भाई पर इसका प्रभाव भी पड़ता है और वह बड़े भाई साहब के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि छोटा भाई जो है वो हरफन मौला है, वो खेलता कूदता है और पढ़ाई भी करता है। देखिए साइकोलॉजी भी क्या कहती है कि केवल और केवल हम पढ़ते हुए नहीं रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मुश्किल से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद में उसे थोड़ा बीच बीच में विश्रांति लेना आवश्यक होता है। और अगर मान लो हम खेल रहे हैं, शारीरिक रूप से हम तंदुरुस्त हैं, तो स्वस्थ हैं, तो हम पढ़ाई भी उस ढंग से कर पाएंगे। लेकिन हम केवल और केवल किताब लेके बैठे रहें तो पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है। तो कहानी में जो ये बड़े भाई साहब हैं, इनका ही हर जगह पूरी तरह से हमें प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटे भाई को वो अनुशासित करना चाहते हैं। तो लेखक ने अपने उद्देश्य को बड़े भाई साहब के माध्यम से, मतलब लेखक का अपना जो उद्देश्य वो समाज को जो बताना चाहता है, उन्होंने अपनी इस कहानी जिसका कि शीर्षक है बड़े भाई साहब, उसके माध्यम से बताने में वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। और प्रेमचंद ने इस कहानी में जो बाल मनोविज्ञान है उसका विश्लेषण किया है। और ये मानते हैं प्रेमचंद जी कि यदि उन्हें उपदेश दिया जाए तो ये उनके बालमन के विरुद्ध होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर मान लो हम बच्चे को बार बार किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं या उसे बार बार करने के लिए उकसा रहे होते हैं, देखिए दोनों परिस्थिति में तो जो हमने कहा है बिल्कुल जैसा कि वैसा वो बच्चा करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा है न कि बड़ा आदमी। तो वो क्या करेगा, आपने जो भी बताया है उसके, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वही एक एंगल नहीं है ना, उसके अलावा भी बाकी है। तो वो बच्चा क्या करेगा, आपने उसे जो कहा है वो उसके अलावा भी करके देखेगा। और ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे कई बार होता है ना, हमें कहा जाता है कि बेटा उस जगह पे नहीं जाना है। अब पहले तो हमारे जाने का कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन जब बोल दिया जाए कि वहाँ नहीं जाना है तो मन में एक जिज्ञासा निर्माण हो जाती है कि क्यों नहीं जाना है, अगर जाके देखे तो, झांक के देखे तो वही चीज़ इनके साथ में हो रही थी कि उनके बताने पर क्या हुआ, बच्चे का जो बालमन होता है उसको हम जो कुछ भी बताते हैं उसमें विरुद्ध परिणाम होता है। और बालमन की इच्छाओं को जब दबा दिया जाता है तो क्या होता है, बाल मन की इच्छा को दबाने से अनेक प्रकार की व्याधियां निर्माण होती है। यहाँ पर बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं कि अपने बाल मन की इच्छा को मार मार कर अच्छा बनने की कोशिश में हमारे अपने जो स्वाभाविक जीवन है उस स्वाभाविक जीवन में भी गतिरोध निर्माण हो जाता है। वही चीज़ बड़े भाई साहब के साथ हो रही है कि बड़े भाई साहब अपने आप को छोटे भाई की नज़रों में अच्छा बताने के लिए अपने नज़रिए से, छोटा भाई क्या समझता वो मायने नहीं रखता है, अपने नज़रिए से वो इतना त्याग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति है दौड़ना, भागना, खेलना, वो करना चाहिए, लेकिन वो आदर्श निर्माण करने के चलते उसको वो दबा रहे हैं, जिससे कि वो कुंठा में तब्दील हो रही है। इसलिए बड़े भाई साहब को छोटे भाई साहब के मार्गदर्शन में अपना विकास नहीं कर पाते हैं। मतलब लेखक ये बताना चाह रहा है कि बड़ा भाई साहब जो है वो बड़े भाई साहब क्या चाहते हैं कि मेरे छोटे भाई को मैं पूरी तरह से अच्छा बना दूं, सारी जो अच्छी अच्छी बातें उसमें भर दूं, और उसके लिए मुझे पहले उस तरह का मिसाल रखना होगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ एक अलग विषय है, लेकिन पढ़ने का सोंग कर रहा हूँ, किताब सामने रखा हूँ, मतलब जो दिखावा कर रहे हैं उस तरह का वो कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को खेलकूद भी आवश्यक है। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना भी उसके लिए आवश्यक है। तभी कहीं जाके एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। एक स्वस्थ बालमन रहेगा तो स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास भी संभव है। इच्छाओं को अगर हम दबाते हैं तो क्या होगा, कुंठा पैदा होगी, और ये इच्छाओं का दबाव ही मनुष्य में कहीं ना कहीं कुंठा पैदा करता है। और कर्तव्य पालन और आदर्श स्थापित करने के फेर में सामान्य जीवन के दिनक्रम को हमने नहीं बदलना चाहिए, जो कि हम लोग हमेशा करते रहते हैं।
अपने आप को अच्छा बताने के लिए। अच्छा बताना और अच्छा होना दोनों अलग चीज़ें। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है ना, हम अपने मार्गदर्शक खुद बने ना। हमें जो लग रहा है कि अच्छा है वो हमने करना चाहिए। आप जैसा कि बड़े भाई साहब दिन भर पुस्तक लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बावजूद भी दिन भर पुस्तक लेके पढ़ रहे हैं, इतना मन की इच्छाओं को दबा रहे हैं, कुंठाग्रस्त हो रहे हैं, बावजूद भी रिजल्ट फेल। जबकि छोटा भाई पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है, इनकी डांट भी सुन रहा है, उसके बावजूद भी वो क्लास में अव्वल नंबर से पास होता है। तो ये क्या दर्शाता है कि बच्चे के लिए जितना पढ़ना लिखना ज़रूरी है उतना ही उसके लिए खेल कूद दौड़ भाग भी ज़रूरी है। जब वो शारीरिक श्रम करेगा तभी कहीं जाके उसका जो बाल मन है वो स्वस्थ होगा। तो कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यहाँ यही बताया है कि जो आज की हमारी शिक्षा पद्धति है, एक थोड़ा सा उन्होंने शिक्षा पद्धति के दोषों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जो हमारी आज की शिक्षा पद्धति है वो कैसी है कि बच्चे को जैसे हम देखते हैं ना कि भारी बस्ता और हल्की शिक्षा। बैग तो इतने भारी भारी है लेकिन उससे निकलने वाला आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है। जो जितना बताया है बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह बच्चा उतना ही कर रहा है, व्यवहारिक ज्ञान उससे कुछ भी नहीं है। तो लेखक का यही मानना है कि जो आज की हमारी शिक्षा पद्धति है, लेखक ने अपनी इस कहानी बड़े भाई के माध्यम से उन शिक्षा पद्धति के जो दोष है उन दोषों का भी वर्णन किया है, और जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बना रही है और उनको अपने व्यवहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ रख रही है। बच्चों को किताबी किताबें पढ़ के किताबी कीड़ा तो वो बन जा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो भी व्यवहार उपयोगी ज्ञान होना चाहिए, जो भी व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, उससे वो धीरे धीरे करके कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में संभाषण का जो कौशल्य है वो भी लगभग नगण्य होता जा रहा है। चूँकि हमने देखा कि बच्चे मोबाइल से मैसेज कर रहे हैं या मोबाइल से वार्तालाप कर रहे हैं। अब मोबाइल से जो भी मैसेजिंग करते हैं वो उसमें क्या होता है, आधी अधूरी भाषा लिखते हैं, आधे अधूरे वाक्य लिखते हैं। तो इसलिए और लिख के काम बन जा रहा है। धीरे देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नष्ट नहीं होती है, धीरे धीरे करके होती है। तो आज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके हम मोबाइल का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि जिससे प्रत्यक्ष में हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो संभाषण एक समस्या बनती जा रही है। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से हमें यही बताना चाहा है कि बच्चे को केवल और केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर दृष्टि से सामाजिक तौर पर किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवेश में वो अपने आप को टिकाए रख सके, इस तरह से हमने व्यक्ति का विकास करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होने का मतलब ही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, न कि एकांगी विकास। आज हम क्या देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से या इस तरह के जो भी हमारे संचार माध्यम आ गए हैं उससे बच्चे का एकांगी विकास हो रहा है। तो ये एकांगी विकास सर्वथा घातक है। तो ऐसे समय लेखक का यही कहना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मतलब शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।